चैप्टर्स 1385, 1386, 1387, 1388। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1385, फैंग युआन का फैसला धमाका। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ, हर तरफ आग ही आग फैल गई। गर्म हवा की लहरें एक ऐसी सॉलिड दीवार में बदल गई जो हर चीज को पीछे धकेल रही थी। पाल भर में गू फॉर्मेशन पीली रेत से भर गया और धूम उठने लगा। धीरे धीरे धूल बैठी और एक अकेली फिगर सामने आई। ये हे लू लैन थी। वो जोर जोर से सांस ले रही थी। उसके जिस्म पर आग की एक ड्रेस थी। ये खूबसूरत ड्रेस जो पहले आग से भरी हुई थी, अब इस पर आग के कुछ चिंगारियां ही बची थी। यह मूव भी इस गू फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाया। ये महसूस करते हुए कि वो अभी भी गू फॉर्मेशन के अंदर है, ही लू लैन का दिल डूब गया। फाइट को 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। ही लू लैन ने अपने सारे तरीके आजमा लिए थे, लेकिन वो इस गू फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पा रही थी। वो पूरी तरह से एक कमजोर और पैसिव स्टेट में थी। असल में पूरी फाइट के दौरान उससे ये तक नहीं पता था कि उसका दुश्मन दिखता कैसा है। यह सदर्न बॉर्डर का राइचस पाथ गू इमॉर्टल पर्दे के पीछे से गू फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था और कभी सामने नहीं आया था। मुझे मानना पड़ेगा, हे लू लैन, तुम सच में काफी स्ट्रांग हो। अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास फॉर्मेशन पाथ की जरा सी भी समझ नहीं है। मैं तुमसे सच कहूंगा, अगर तुम्हारी बैटल स्ट्रेंथ डबल भी हो जाए तब भी तुम मेरे सिग्नेचर गू फॉर्मेशन को जबरदस्ती नहीं तोड़ पाओगी। ये कहते हुए अस फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल ने एक लंबी जीत वाली हंसी हंसी। हे लू लैन ने गुस्से में सांस ली और मन ही मन सोचा, मेरे पास ज्यादा इमॉर्टल एसेंस नहीं बचा है और मैंने अपने सारे मेथड्स यूज कर लिए हैं। सोचा ना था कि मैं, ही लू लैन, आखिरकार यहां मरूंगी। ओ मां, मैं आपका बदला नहीं ले सकी। भले हाय हे ट्राइब तबाह हो चुका है, लेकिन ही चेंग अभी भी जिंदा है। यही मेरा सबसे बड़ा अफसोस है। ठीक उसी वक्त अस फॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल की हंसी अचानक रुक गई। घटिया, वो चिल्लाया और उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। एक चांस? हे लू लैन ने खुद को संभाला। अगले हाईपैल उसने देखा कि गू फॉर्मेशन की ग्रे दुनिया अचानक लंबी रोशनी की किरणों से चमक उठी। तलवार की रोशनियां एक झलक में गायब हो गई, लेकिन वो अंधेरे आसमान में सफेद लकीरों के लंबे निशान छोड़ गई। जैसे जैसे सफेद निशान तेजी से बढ़ने लगे, ही लू लैन ने एक गूंज जेटी आई हुई ड्रैगन की दहाड़ सुनी जो जल्दी से इतनी तेज हो गई कि उससे बस वही सुनाई दे रहा था। हे लू लैन का दिमाग हिल गया। वो इस ड्रैगन की दहाड़ से बहुत ज्यादा familiar थी। अस पर इसका गहरा असर था, क्योंकि कुछ ही समय पहले ही लू लैन को इस आवाज के मालिक ने बुरी तरह से शिकार किया था और वो यिंग वूजी और बाकियों की मिलीजुली ताकत से ही मुश्किल से बच पाई थी। फैंग युआन, हे लू लैन खुशी से चिल्लाने ही वाली थी। इससे पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि फैंग युआन की ड्रैगन की दहाड़ इतनी खूबसूरत लगेगी। अंधेरे आसमान में सफेद तलवार के निशान बेहद साफ दिख रहे थे। तलवार के निशान तेजी से बढ़ रहे थे और जैसे एक मुंह खुल रहा हो, अस बढ़ते हुए मुंह के अंदर से तेज रोशनी आ रही थी। नहीं, अस फॉर्मेशन एक्सपर्ट गू इमॉर्टल ने एक हारी हुई चीख मारी। अगले हाईपैल वो इमॉर्टल फॉर्मेशन जिसने ही लू लैन को इतना ज्यादा दर्द दिया था, जोर से टूट गया। उसकी ऊँग के सामने रोशनी भर गई। हे लू लैन अलर्ट थी। उसने अपनी ऊँग धीरे धीरे खोली और रोशनी में एडजस्ट करने के बाद उसने देखा कि फैंग युआन ठीक उसके पास खड़ा था। और वो सदर्न बॉर्डर गू इमॉर्टल, फेरी मियाओ येन और ब्लैक टाइग्रेस के जॉइंट अटैक का शिकार हो रहा था। ने बच गई। हे लू लैन ने तुरंत राहत की सांस ली और अपने दिमाग को शांत किया। मौत से बचने की खुशी जल्द ही खत्म हो गई। वो, जो एक एम्बिशियस और बेरहम नेचर की थी, उसने फैंग युआन को सिर्फ एक बार देखा और फिर जमीन पर पालथी मारकर बैठ गई और अपने जख्मों को ठीक करने लगी। जहां तक ही लू लैन का सवाल था, कुछ देर पहले की सिचुएशन बेहद खतरनाक थी। उसके जख्म गहरे थे, जिससे साबित होता था कि उसकी जिंदगी धागे से लटकी हुई थी। फैंग युआन ने उससे हील करने में मदद नहीं की। फैंग युआन के पास मन एज बिफोर के अलावा कोई खास हीलिंग मेथड नहीं था। अगर फैंग युआन जख्मी होता तो मैन एज बिफोर यूज करने के अलावा वो एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट में बदल सकता था और यूएस एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट की सेल्फ रिकवरी एबिलिटी पर डिपेंड करके खुद को ठीक कर सकता था। लेकिन ही लू लैन के लिए यह ट्रांसफॉर्मेशन पाथ का मेथड काम नहीं करने वाला था। बैटल जल्द हाई खत्म हो गई। फेरी मियाओ येन और ब्लैक टाइग्रेस रैंक 7 एक्सपर्ट्स द और वो मिलकर एक रैंक 7 गू इमॉर्टल पर हमला कर रहे थे। जाहिर है उनका पलड़ा भारी था। और इस रैंक 7 सदर्न बॉर्डर गू इमॉर्टल की मां कल्टिवेशन फॉर्मेशन पाथ थी। वो गू फॉर्मेशन सेटअप करने में बेस्ट था, लेकिन क्लोज कॉम्बैट उसकी कमजोरी थी।
इससे भी इंपॉर्टेंट बात, उसका इमॉर्टल फॉर्मेशन फैंग युआन ने तोड़ दिया था, जिससे उससे एक बैकलैश झेलना पड़ा और वो तुरंत बुरी तरह जख्मी हो गया। इन जख्मों और अटैक्स के साथ इस रैंक 7 गु इमॉर्टल ने जल्द ही अपनी जान गंवा दी। ये एक रैंक 7 फॉर्मेशन पाथ गु इमॉर्टल था। ऐसे लोग काफी रेयर होते हैं। फैंग युआन ने लाश को अपने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में स्टोर कर लिया और उस तुरंत अनेक्स नहीं किया। उसने अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को बुलाया, चलो हम बाइनिंग बिंग को रियनफोर्स करेंगे। इमॉर्टल्स का ग्रुप सिचुएशन की गंभीरता जानता था, थोड़ी सी भी देरी से वो एक बड़े सदर्न बॉर्डर ग्रुप से घिर सकते थे। इसी वजह से फैंग युआन ने जल्दी में यूएस लाश के इमॉर्टल एपर्चर को अपने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में मर्ज नहीं किया और इसके बजाय अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर तेजी से आगे बढ़ गया। जब तक वो बाइनिंग बिंग के पास पहुंचे, बैटल खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ बर्फ और ठंड की दुनिया थी। बाइनिंग बिंग बाईशियांग फॉर्म में थी और एक बर्फीली चोटी पर गर्व से खड़ी थी और उसके दुश्मन 2 मर चुके थे और एक जख्मी था। बाइनिंग बिंग ने असल में 1 वर्सेस 3 में जीत हासिल की थी। बाईशियांग, हाँ, यह किलर मूव बाईशियांग है। वो किलर मूव जिसने एक बार पूरे सदर्न बॉर्डर में सफेद दहशत फैला दी थी। किसने सोचा था कि ये बाइनिंग बिंग के रूप में फिर से दिखेगा। जख्मी सदर्न बॉर्डर गु इमॉर्टल डर से भरा हुआ था और उसने अपनी पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश की। लेकिन जब उसने आसमान में अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को देखा तो उसने लगभग उम्मीद ही छोड़ दी। लेकिन फैंग युआन ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि बाइनिंग बिंग को लेकर तुरंत वहां से निकल गया। अभी वो भगोड़े बन चुके थे और उन्हें हर सेकंड के लिए लड़ना था। वो अपना कीमती वक्त इस रैंक 7 गु इमॉर्टल पर बर्बाद नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये रैंक 7 गु इमॉर्टल मौत से बच निकला था जबकि उसके 2 साथी मर चुके थे। उसके पास जरूर भागने के तरीके थे और उससे कम समय में मारना आसान नहीं होगा। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल ने डायरेक्शन बदला और वेस्टर्न डेजर्ट की तरफ उड़ने लगा। बाइनिंग बिंग ने किलर मूव बाईशियांग कैंसिल किया और तुरंत ईगल की पीठ पर बेहोश होकर गिर गई। वो पूरी तरह से थक चुकी थी। किलर मूव बाईशियांग अजीब तरह से पावरफुल था, लेकिन ये दिमाग पर बहुत जोर डालता था और इसमें इमॉर्टल एसेंस की खपत भी बहुत तेजी से होती थी। बाइनिंग बिंग के लिए ये एक बहुत भारी बोझ था। अगर वो भाग रहा सदर्न बॉर्डर गु इमॉर्टल लड़ता रहता तो शायद वो बाइनिंग बिंग के दिखावे को समझ जाता। अफसोस, वो बाईशियांग से बुरी तरह डर गया था। यह इमॉर्टल किलर मूव हर मायने में डरावना था। इसका यूजर सिर्फ एक छोटे से टुकड़े से जिंदा हो सकता था। वो लगभग एक ना हारने वाला सफेद मॉन्स्टर थे। जब तक कोई इस किलर मूव को तोड़ ना दे या बाइनिंग बिंग को तुरंत मार दे बिना एक टुकड़ा भी छोड़े। बाइनिंग बिंग किलर मूव कैंसिल करते ही बेहोश हो गई। अगर फैंग युआन और बाकी लोग उससे बचाने नहीं आते तो वो शायद दिमागी थकान से मर जाती। खुशकिस्मती से फैंग युआन के पास विजडम पाथ मेथड्स का अच्छा ज्ञान था और वो इस साइड इफेक्ट को ठीक कर सकता था। जब बाइनिंग बिंग धीरे धीरे होश में आए तब तक अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल 1 लाख ली से ज्यादा उड़ चुका था। तुम सच में मुझे बचाने आए? बाइनिंग बिंग ने फैंग युआन को देखते हुए कहा और बिना किसी लिहाज के अपनी हैरानी जाहिर की। बाइनिंग बिंग को फैंग युआन के नेचर के बारे में पूरी तरह से पता था और उसने सोचा भी नहीं था कि फैंग युआन उससे बचाएगा। हे लुलन को भी फैंग युआन के मकसद पर शक था और उसने पहले सोचा था कि क्या फैंग युआन ने उसकी कुर्बानी दे दी थी। बाइनिंग बिंग ने तो और आगे सोचा और उस यकीन था कि फैंग युआन उन सबकी कुर्बानी देकर खुद भाग जाएगा। फैंग युआन ने बाइनिंग बिंग को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा और हल्के से कहा, सिचुएशन तुम्हारे सोचने से ज्यादा गंभीर है। हम सब पर इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स लगे हुए हैं, इसीलिए तुम सबको सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ गु इमॉर्टल्स ने रोका जब तुम लोग भाग रहे थे। भले ही फैंग युआन के पास पॉसिबल डाउ इमॉर्टल गु था जो एक गु इमॉर्टल के जिस्म पर डाउ मार्क्स का पता लगा सकता था, लेकिन उससे यह नहीं पता था कि दूसरे गु इमॉर्टल्स के पास असल में कितने डाउ मार्क्स थे। इस नंबर के बिना भले ही फैंग युआन, ही लुलैन, बाइनिंग बिंग और बाकियों के डाउ मार्क्स चेक कर लेता, उसका क्या फायदा होता? लेकिन दुश्मनों की हरकतों से वो साफ देख सकता था कि अन पर भी ऐसे ही इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स लगे थे। वो कौन सा सदर्न बॉर्डर गु इमॉर्टल था? फैंग युआन, तुम ऐप शैडो सेक्ट के लीडर हो और तुम्हें पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की इनहेरिटेंस मिली है, क्या तुम भी इससे तोड़ नहीं सकते? बाइनिंग बिंग ने पूछा। मैंने पहले हाई ट्राई किया। फैंग युआन ने आहें भरी। उसके पास पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क के सारे इमॉर्टल गु नहीं थे, क्योंकि उनमें से कई लड़ाई में खो गए थे। भले ही उसके पास इस सिचुएशन से निपटने के लिए कुछ अच्छे मेथड्स थे, लेकिन फैंग युआन उन्हें अन इमॉर्टल गु के बिना उस नहीं कर सकता था। ये सुनकर ही लुलैन की निगाहें चमकी,
उसने तुरंत लंग या सेक्ट के बारे में सोचा। क्योंकि उनके पास काफी इमॉर्टल गू नहीं थे, वो उन्हें रिफाइन कर सकते थे, और वो जानती थी कि फैंग युआन और लंग या सेक्ट का रिश्ता बहुत गहरा था। फैंग युआन इस कनेक्शन की मदद ले सकता था। असल में फैंग युआन भी ऐसा ही करना चाहता था। कुछ ही समय पहले जब उसने बाइनिंग बिंग और बाकियों को बचाने का फैसला किया, उसने सिक्स्थ हेयर से कांटेक्ट किया था। लेकिन सिक्स्थ हेयर ने फैंग युआन के स्टेटस को नहीं माना। उससे फैंग युआन के इरादों पर शक था और उसने फैंग युआन से यिंग वूजी को बचाने के लिए कहा। आखिरकार स्पेक्ट्रल सोल के सिर्फ यही 2 स्प्लिट सोल्स बचे थे। लेकिन यिंग वूजी और लेडी व्हाइट रैबिट दोनों फेरी मियाओ यिन के इमॉर्टल एपर्चर में थे। ये एक वजह थी कि फैंग युआन उन्हें बचाने वापस गया। सिक्स्थ हेयर कोऑपरेट करने को तैयार नहीं था, तो फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट को ढूंढा। जिस चीज ने फैंग युआन को खुश किया वो ये थी कि लंग या सेक्ट और लंग या लैंड स्पिरिट से अब पहले की तरह बात करना मुश्किल नहीं था। उससे सिर्फ सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की जरूरत थी और वो गू रिफाइन करने के लिए लंग या सेक्ट की ताकत उधार ले सकता था। फैंग युआन ने पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की इनहेरिटेंसेस के कुछ हिस्से दे दिए, जिससे उसके सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तेजी से बढ़ गए। उसने उन्हें लंग या लैंड स्पिरिट से पर्सनली इमॉर्टल गू रिफाइन करवाने के चांस के लिए एक्सचेंज कर लिया। फैंग युआन की रिक्वेस्ट पर लंग या लैंड स्पिरिट ने हेरी मैन हेवन एंड अर्थ स्टाइल के बजाय ह्यूमन आइसोलेशन स्टाइल का इस्तेमाल करके गू रिफाइन किया। हेवंस विल पर नजर रखे हुए थी। अगर लैंड स्पिरिट हेरी मैन हेवन एंड अर्थ स्टाइल यूज करता तो वो शायद हेवंस विल के इंटरफेरेंस की वजह से गू को सफलता से रिफाइन नहीं कर पाता। भले हाईलंग या सेक्ट ने फैंग युआन के लिए गू रिफाइन करना शुरू कर दिया था, लेकिन गू रिफाइनमेंट एक लंबा प्रोसेस था। ऊपर से इमॉर्टल गू रिफाइन करना मुश्किल था और उन्हें जल्दी से नहीं बनाया जा सकता था। सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स है। मुझे शक है कि हेवनली कोर्ट ने हमें खत्म करने के लिए साउदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ के साथ हाथ मिला लिया है। हेवनली कोर्ट सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो बस दूर से तमाशा नहीं देखेंगे। सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स के अलावा हमें हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स से भी सावधान रहना होगा, जो घाट लगाए बैठे होंगे और हम पर हमला करने के मौके का इंतजार कर रहे होंगे। फैंग युआन ने भारी आवाज में कहा। चैप्टर 1386 वू योंग आ पहुंचा। तेज हवाएं चल रही थी। नीचे हरे भरे पहाड़ धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहे थे, जैसे हाथियों का एक ना खत्म होने वाला झुंड हो। फैंग युआन और गू इमॉर्टल्स का ग्रुप अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल की पीठ पर इस शानदार नज़ारे को एंजॉय करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। वो एक खतरनाक सिचुएशन में थे। सदर्न बॉर्डर के सारे राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। शायद कुछ अकेले इमॉर्टल्स और डिमोनिक कल्टिवेटर्स भी मौके का इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कुछ फायदा मिल जाए। वो सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ से लड़ नहीं सकते थे। कोई भी रैंक 8 गू इमॉर्टल या इमॉर्टल गू हाउस फैंग युआन और बाकियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत और खतरा था। लेकिन इसके अलावा सबसे चिंता की बात थी हेवनली कोर्ट। हेवनली कोर्ट सुपर गू फॉर्मेशन को लड़ जाने के बाद चला गया था। भले हाई फैंग युआन और बाकियों को पता नहीं था, इसकी वजह ड्यूक लॉन्ग का स्पेक्ट्रल सोल के में बॉडी को दबाना था। लेकिन जाने के बाद भी हेवनली कोर्ट का असर अभी भी था और उनका फैंग युआन और बाकियों को खत्म करने का इरादा गायब नहीं हुआ था, बल्कि और भी गहरा हो गया था। फैंग युआन के अनुमान पर ही लूलैन, बाइनिंग बिंग और दूसरों ने एक साथ हामी भरी। अगर वो हेवनली कोर्ट की जगह होते तो वो भी फैंग युआन और उसके ग्रुप को जाने नहीं देते। सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स को इन्फॉर्मेशन लीक करके उनका इस्तेमाल करने के अलावा हेवनली कोर्ट ने जरूर कुछ छुपे हुए पत्ते रखे होंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन उनके छुपे हुए पत्ते अभी तक अनजान थे, और अनजान चीजें लोगों के दिमाग में प्रेशर पैदा करती हैं। हेवनली कोर्ट के छुपे हुए पत्ते एक जल्लाद की तलवार की तरह सबके सार पर लटक रहे थे। किसे पता कब वो अचानक नीचे आ जाए। भले हाईफैंग युआन और बाकी वेस्टर्न डेजर्ट तक भाग जाते, हेवनली कोर्ट के छुपे हुए पत्ते शायद उनके पीछे आ सकते थे। हेवंसविल असल में बाहर से दिखने वाले ड्रीम रेल्म्स में घुस सकती है। ड्रीम रेल्म्स को एक्सप्लोर करके मैं बस अपने राज खोल रहा था। मैं लगातार डार्क लिमिट और फैमिलियर फेस मेंटेन कर रहा था, खुद को छुपाने के लिए, ये सोचते हुए कि मैं हेवंसविल को धोखा दे रहा हूं। ड्रीम रेल्म की इस लड़ाई में ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फैंग युआन ईगल की पीठ पर खड़ा था। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील पहले हाई डीएक्टिवेट कर दिया गया था क्योंकि उससे मेंटेन करना बहुत महंगा था। फैंग युआन हर तरह के इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स यूज कर रहा था, जिसमें 3 ब्रेथ्स फ्यूचर विजन भी शामिल था। अपने आसपास जांच करते हुए वो अपने बारे में सोच रहा था, अपनी गलतियों और खामियों को ढूंढ रहा था। इंसान से गलती होती है। गलतियां करना एक नॉर्मल बात थी,
यहां तक कि रैंक 9 वेनरेबल्स ने भी अपनी जिंदगी में कई गलतियां की थी। इंसान की विजन लिमिटेड होती है, अपने नेचर में फंसे हुए, अपने माहौल से बंधे हुए और कई दूसरे कारणों की वजह से कोई भी अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा सही फैसले नहीं ले सकता। गलती करने के बाद गलती को समझना और उससे सुधारना एक बेहतरीन इंसान की निशानी थी। अगर फैंग युआन को ये इन्फॉर्मेशन पहले पता होती तो वो बिल्कुल भी आराम से ड्रीम रेल्म्स एक्सप्लोर नहीं करता। ए फ्लैट याद करने पर फैंग युआन को हेवंसविल की कई साजिशें दिखी, जैसे कि जायंट ड्रीम रेल्म में उसकी कमाई वाटर पाथ, फॉर्मेशन पाथ और डार्क पाथ में ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल थी। लेकिन फैंग युआन को सबसे ज्यादा जरूरत इन्फॉर्मेशन पाथ और टाइम पाथ के अटेनमेंट लेवल में बढ़ोतरी की थी। अगर उसका इन्फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट लेवल बढ़ जाता, भले ही उसके पास इन्फॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गुना होता, वो धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। उसका टाइम पाथ अटेनमेंट हमेशा से ऑर्डिनरी लेवल पर रहा था। अगर वो बढ़ता और ही फैन की ट्रू इनहेरिटेंस के साथ मिल जाता तो फैंग युआन की बैटल स्ट्रेंथ जरूर तेजी से बढ़ जाती। भले ही वो इन्फॉर्मेशन पाथ या टाइम पाथ ना होता, अगर उसका अटेनमेंट लेवल स्वॉर्ड पाथ, रिफाइनमेंट पाथ, लक पाथ या सोल पाथ में ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाता तो बहुत मदद मिलती, खासकर स्वॉर्ड पाथ। फैंग युआन के पास अभी कई स्वॉर्ड पाथ, इमॉर्टल गुद और वो किंग की ट्रू इनहेरिटेंस भी थी। अगर उसका स्वॉर्ड पाथ ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच जाता तो उसकी बैटल स्ट्रेंथ पागलों की तरह बढ़ जाती। अफसोस, उनमें से कोई भी नहीं हुआ। ड्रीम रेल्म एक्सप्लोर करने के आखिरी स्टेज में मुझे सिर्फ अजीब और गरीब ड्रीम रेल्म्स हाई माइल हेवंसविल ने ड्रीम रेल्म्स पर हमला किया और उनके रोटेशन को कंट्रोल किया। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं और आगे बढ़ूं। मेरी पहली जिंदगी के 500 सालों की यादों में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं था कि ड्रीम रेल्म्स हेवंसविल से कंटैमिनेट हो सकते हैं। शायद ये एक राज था जो फैंग युआन की पहली जिंदगी में किसी ने डिस्कवर नहीं किया था, लेकिन इससे भी ज्यादा पॉसिबिलिटी थी कि जब फैंग युआन ने स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके रिबर्थ लिया, उसकी विल के साथ हेवंसविल ने छेड़छाड़ की थी ताकि वो ये इन्फॉर्मेशन भूल जाए। मैंने डार्क लिमिट इमॉर्टल गू खो दिया है। अभी मैं और बाकी सब हेवंसविल के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। खुशकिस्मती से, क्योंकि अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल बहुत तेज है, हेवंसविल के पास स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। सदर्न बॉर्डर राइचस पाथ, हेवनली कोर्ट और हेवंसविल, ये तीनों फैंग युआन की जान लेने के लिए पीछा कर रहे थे, घेर रहे थे और रोक रहे थे। लेकिन फैंग युआन घबरा नहीं रहा था। उसने ध्यान से प्लान बनाया और तैयारी की कि वो इस सिचुएशन में अपनी जान कैसे बचा सकता है। असल में 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के तबाह होने के बाद से ही फैंग युआन इस मामले पर सोच रहा था। उसके पास पूरी मेंटल प्रिपरेशन थी। ए फ्लैट एक्सपोज होना पहले एक्सपोज होने से कहीं बेहतर था, क्योंकि फैंग युआन के पास सिचुएशन से निपटने के लिए कई छुपे हुए पत्ते थे। यह इस बात पर डिपेंड करता था कि वो उन्हें कैसे इस्तेमाल करता है। वो विजडम पाथ मेथड्स इस्तेमाल कर रहा था, उसके दिमाग में विचार उठ रहे थे और टकरा रहे थे। वो लगातार अलग अलग सिचुएशंस को अपने दिमाग में चला रहा था, उन्हें कैसे सॉल्व करना है और कम से कम रिसोर्सेज खर्च करके खुद को कैसे बचाना है। एक इमॉर्टल गू हाउस साउथ ईस्ट साइड से उड़कर आ रहा है। बाइनिंग बिंग ने अचानक चेतावनी दी। उससे बाय शियांग की ट्रू इनहेरिटेंस मिली थी। उसके लॉन्ग डिस्टेंस इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स इस सिचुएशन के लिए फैंग युआन के 3 ब्रेथ्स फ्यूचर विजन से कहीं ज्यादा सूटेबल थे। थोड़ी देर बाद फेरी मियाओयिन का एक्सप्रेशन भी बदल गया। मुझे भी दिख रहा है, यह हुक्लैंड का फ्लाइंग सैंड पवेलियन है। उससे सदर्न बॉर्डर के डिटेल्स के बारे में ज्यादा जानकारी थी। उसने तुरंत इमॉर्टल गू हाउस को पहचान लिया। फेरी मियाओयिन ने तुरंत हैरानी से कहा, वो बहुत तेज हैं। फ्लाइंग सैंड पवेलियन सदर्न बॉर्डर के सबसे तेज इमॉर्टल गू हाउसेज में से एक था। यह अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल से भी तेज था। अगर फैंग युआन और बाकी लोग सिर्फ अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर डिपेंड करते तो फ्लाइंग सैंड पवेलियन उन्हें जल्दी या देर से पकड़ ही लेता। लेकिन फैंग युआन ने पहले से प्लान बना रखा था और ऐसी सिचुएशन की उम्मीद की थी, इसलिए उसने बाकियों के साथ एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल की प्रैक्टिस की थी। भले हाइची कुयो के गू फॉर्मेशन ने इसमें बाधा डाली थी, यह सिर्फ एक छोटा सा सेटबैक था। अभी वो सब एक साथ थे और इस मेथड को फिर से इस्तेमाल कर सकते थे। फ्लाइंग सैंड पवेलियन पहाड़ों के बीच तेजी से आ रहा था। ये उसका अनोखा मेथड था। वो अर्थ पाथ डाओ मार्क्स का इस्तेमाल करके इमॉर्टल एसेंस के खर्च को कम कर सकता था और अपनी स्पीड बढ़ा सकता था। बिना शक के सदर्न बॉर्डर जो पहाड़ों और जंगलों से भरा था, वहां अर्थ पाथ डाओ मार्क्स बहुत घने थे। फ्लाइंग सैंड पवेलियन पानी में मछली की तरह था। फुल स्पीड से चलते हुए फ्लाइंग सैंड पवेलियन गरजते हुए रेत जैसा था।
पीले भौर रंग की रेत लगातार अंदर घूम रही थी, जबकि बाहर धूल के बादल उठ रहे थे। अंदर के गू इमोर्टल्स सिर्फ हू क्लैन से नहीं थे, वहां एक रैंक 8 गू इमोर्टल शैंक वूजी भी था। शैंक क्लैन सदर्न बॉर्डर के टॉप सुपर फोर्सेज में से एक था, उसके पास नेचुरली एक रैंक 8 गू इमोर्टल था। शैंक क्लैन के पहले सुप्रीम एल्डर शैंक वूजिए ने हमेशा शैंक क्लैन में न्यूट्रलिटी की परंपरा बनाए रखी थी और सभी क्लान्स के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे। अगर ये याओ क्लैन, लुओ क्लैन या टाई क्लैन होता तो हू क्लैन के गू इमोर्टल्स बिल्कुल भी उन्हें भाव नहीं देते और उन्हें फ्लाइंग सैंड पवेलियन में इनवाइट नहीं करते। अचानक शैंक वूजिए का एक्सप्रेशन थोड़ा बदला क्योंकि फैंग युआन और बाकी लोग अचानक उसके परसेप्शन से गायब हो गए। उन्होंने वो एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल इस्तेमाल किया। शैंक वूजिए का दिमाग हिल गया, फिर उसके दिमाग में सदर्न बॉर्डर का एक नक्शा आ गया। कई इन्फॉर्मेशन को मिलाकर शैंक वूजिए ने जल्द ही कुछ ऐसे एरियाज का अंदाजा लगा लिया जहां फैंग युआन और बाकियों के आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी थी, और इन सभी एरियाज में सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ गू इमोर्टल्स थे। वू योंग का प्लान बुरा नहीं है, शैंक वूजिए ने हल्के से कहा, लेकिन अचानक उसकी भुएं सिकुड़ गई। उसने महसूस किया कि इस लेआउट के हिसाब से फैंग युआन और बाकियों को आखिरकार सदर्न बॉर्डर के नॉर्थवेस्ट की तरफ खदेड़ दिया जाएगा, और वहां पर वू योंग पहले से ही घाट लगाए बैठा था। क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग की स्पीड को सदर्न बॉर्डर के मौजूदा इमोर्टल गू हाउसेज में नंबर 1 माना जा सकता था, लेकिन वू योंग ने वहां जाने के लिए टाई क्लैन का एक इमोर्टल गू हाउस बीकन टावर इस्तेमाल किया था। यह इमोर्टल गू हाउस पूरे सदर्न बॉर्डर में फैले बीकन टावर से बना था, और इसी मिस्टिकल इमोर्टल गू हाउस का इस्तेमाल करके सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ ने तेजी से एक बड़ा जाल फैला दिया था। फैंग युआन और बाकी लोग इस जाल में फंसी हुई बड़ी मछलियों की तरह थे। स्वूश! साफ आसमान के नीचे 4 गू इमोर्टल्स अचानक प्रकट हुए। वो फैंग युआन और बाकी लोग जिन्होंने ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट किया था। ये 5वीं बार है। मेरे बहुत सारे डाव मार्क्स खर्च हो गए हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा। दुश्मन को हमारी पोजीशन पता है और वो हमें घेर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं और रोक रहे हैं, जैसे उन्होंने एक बड़ा जाल बिछा दिया है और अब उससे तेजी से कास रहे हैं। क्या हमें अपनी डायरेक्शन बदलकर उन्हें चौंकाना नहीं चाहिए? बाइनिंग बिंग और बाकी लोग डिस्कस कर रहे थे। फैंग युआन ने अपना सार हिलाया। हम पर लगा इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव असली वजह है। जब तक हम उससे नहीं हटाते वो हमें जल्दी या देर से पकड़ ही लेंगे। अभी का प्लान है कि हर सेकंड के लिए लड़ें और इस जाल से निकलकर वेस्टर्न डेजर्ट की तरफ भागें। वो वेस्टर्न डेजर्ट जा सकते थे। हेवनली कोर्ट वेस्टर्न डेजर्ट के राइचस पाथ को आसानी से फैंग युआन और बाकियों का शिकार करने के लिए मोबिलाइज नहीं कर पाता। चलो। फैंग युआन ने अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को छोड़ा और उससे उड़ने का ऑर्डर दिया। असली एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल बहुत लंबी दूरी तय कर सकता था। अफसोस, यिंग वूजी का मेथड कंप्लीट वर्जन नहीं था, और लड़ाइयों की सीरीज में ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल के कोर इमोर्टल गू तबाह हो गए थे। जो फैंग युआन और बाकी अभी इस्तेमाल कर रहे थे वो असल में एक अधूरा ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल था। इस अधूरे ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल की ना सिर्फ टेलीपोर्टेशन रेंज कम थी, इससे भी बुरा यह था कि ये गू इमोर्टल्स के डाउ मार्क्स खर्च करता था। शैडो सेक्ट के बच्चे कीचे लोगों, तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर कुछ दूर उड़ने के बाद फैंग युआन और बाकियों ने अचानक वू योंग की आवाज सुनी। क्या? फेरी मियाओयिन तुरंत पीली पड़ गई। डरो मत, ये सिर्फ विंड विस्पर इमोर्टल गू है, फैंग युआन ने गुस्से से कहा और उन्हें शांत किया। विंड विस्पर इमोर्टल गू की रंगें बहुत बड़ी थी। जब तक इससे इमोर्टल एसेंस की परवाह किए बिना लगातार एक्टिवेट किया जाता, यह थियोरेटिकली पूरे सदर्न बॉर्डर को कवर कर सकता था। लेकिन जल्द ही क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग आसमान में दिखाई दिया। यह रैंक 8 इमोर्टल गू हाउस हैरान करने वाली तेजी से आ रहा था। भले हाई अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट था जिसकी फ्लाइंग स्पीड फर्स्ट रेट थी, फैंग युआन और वू योंग के बीच का फासला तेजी से कम हो रहा था। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल इस्तेमाल करो। फैंग युआन को तुरंत समझ आ गया कि मामला गड़बड़ है, भले ही वो अभी भी दूर द। उसने मजबूती से एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का फैसला किया। एक रैंक 8 गू इमोर्टल का सामना करते हुए वो दूर होने पर भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को स्टोक कर लिया गया। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल सफलता से एक्टिवेट हुआ। चारों गू इमोर्टल्स अचानक यूएस जगह से गायब हो गए। लेकिन जब फैंग युआन और बाकी लोग फिर से प्रकट हुए तो उनके एक्सप्रेशंस बहुत बिगड़े हुए थे। ये क्या हो रहा है? हमने सिर्फ इतनी सी दूरी टेलीपोर्ट की?
ये तो पिछली दूरी का 10% भी नहीं है। वू योंग की आवाज एक बार फिर इमोर्टल्स के कानों में गूंजी। तुम मेरे एयरलॉक में फंस चुके हो। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल ऐप काम नहीं करेगा। आवाज सुनाई ही दी थी कि क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग एक बार फिर आसमान में दिखाई दिया। शैडो सेक्ट के इमोर्टल्स ने महसूस किया जैसे अन पर एक बहुत बड़ा पत्थर दबाव डाल रहा हो। एक ऐसा खतरा जो पहले कभी नहीं आया था, उनके सार पर मंडरा रहा था। रैंक 8 गू इमोर्टल वू योंग, रैंक 8 इमोर्टल गू हाउस क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग के साथ। चैप्टर 1387 हेवनली ईगल का भागना, एयरलॉक। हम इस किलर मूव की चपेट में कब आए? मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। शैडो सेक्ट के सारे इमोर्टल्स CHAU का गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि यह किलर मूव अन पर कब लगा। अगर ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल का नतीजा इतना बुरा ना होता और सच उनकी उनके सामने ना होता, तो उन्हें लगता कि वू योंग बस हवा में बातें कर रहा है। एक रैंक 8 गू इमोर्टल के तरीकों को कभी कम मत समझो। वू योंग की सीनियरिटी ज्यादा नहीं थी, उसकी सीनियरिटी सदर्न बॉर्डर के ज्यादातर दूसरे रैंक 8 गू इमोर्टल्स से भी कम थी। लेकिन वो बहुत ज्ञानी और प्रतिभाशाली था, और वू डूजू की विरासत मिलने के बाद उसके पास कई तरीके मौजूद थे। फैंग युआन ने गहरी चिंता में अपनी भुएं सिकोड़ी। ये किलर मूव, एयरलॉक, काम कैसे करता है? ये कितनी देर तक चलता है? मैं इस मूव की कमजोरियों को कैसे ढूंढ सकता हूं और उन्हें टारगेट कर सकता हूं? उसका दिमाग समुंदर की तरह गरज रहा था क्योंकि विचार बड़ी बड़ी लहरों की तरह उठ रहे थे। ये सवाल उससे परेशान कर रहे थे, और इससे भी इंपॉर्टेंट, उससे इन्हें जल्दी से सॉल्व करना था क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सवाल था। क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग लगातार पास आ रहा था। वू योंग की हंसी सुनाई दे रही थी। वो साफ तौर पर फैंग युआन को सोचने के लिए काफी वक्त नहीं देने वाला था। सिचुएशन बेहद गंभीर थी। फैंग युआन को तुरंत एक फैसला लेना था। उसने एक पल सोचा और तुरंत अपना ऑर्डर दिया, तुम सब मेरे इमोर्टल एपर्चर में आ जाओ। क्यों? तुम सब बहुत कमजोर हो। एक रैंक 8 गू इमोर्टल से लड़ने की कोशिश करके तुम सिर्फ अपनी जान गंवाओगे। इससे बेहतर है कि तुम सब मेरे इमोर्टल एपर्चर में आ जाओ और एयरलॉक पर रिसर्च करो। जितनी जल्दी हो सके इससे काबू में करने का तरीका ढूंढने की कोशिश करो। फैंग युआन ने साफ साफ कहा और अपने इमोर्टल एपर्चर का दरवाजा खोल दिया। इमोर्टल्स ने एक दूसरे को देखा, लेकिन जल्दी ही लू लन सबसे पहले अंदर गई। अगर उससे मौत के मुंह में जाने की जरूरत नहीं थी, तो यह नेचुरली एक अच्छी बात थी। हे लू लन को चिंता थी कि फैंग युआन यूएस पर अलायंस एग्रीमेंट का इस्तेमाल करके उससे वू योंग का सामना करने भेजे देगा और उसकी कुर्बानी दे देगा ताकि फैंग युआन को अपनी जान बचाकर भागने के लिए कुछ वक्त मिल जाए। लेकिन अचानक फैंग युआन ने ऐसा नहीं किया। फेरी मियाओ येन और ब्लैक टाइग्रेस ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर अंदर चली गई। उन्हें अपनी कामयाबी पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क की ट्रू इनहेरिटेंसेस की वजह से मिली थी, और अब वो शैडो सेक्ट की मेंबर्स थी। लेकिन उनके फैंग युआन का ऑर्डर मानने की असली वजह यह थी कि फैंग युआन शैडो सेक्ट का लीडर था। इसके उलट बाइनिंग बिंग पीछे ही रह गई। उससे नेचुरली फैंग युआन की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि उसकी निगाहें वू योंग की तरफ घूम गई और उसके चेहरे पर उससे लड़ने की उत्सुकता दिख रही थी। बाइनिंग बिंग जिंदगी में एक्साइटमेंट के पीछे भागती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे फैंग युआन एटर्नल लाइफ के पीछे भागता था। यह एहसास आग की तरह जलता था और इससे पागलपन भी कहा जा सकता था। पागल मत बानो, भले ही तुम्हारे पास बाइशियांग फॉर्म हो, वू योंग तुम्हें एक पाल में आसानी से मार सकता है। फैंग युआन का लहजा बेचैनी भरा था। बाइनिंग बिंग ने गुस्से से सांस ली, लेकिन आखिरकार सॉवरन इमोर्टल एपर्चर में चली गई। फैंग युआन ने जल्दी से एंट्रेंस बैंड किया, फिर अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को तेजी से उड़ने का हुक्म दिया। पीछे से वू योंग की आवाज सुनाई दी, फैंग युआन, तुम भी एक बेहतरीन जीनियस हो। तुम वो ये है कि भेस में इतने लंबे समय तक मेरे वो प्लान में छुपने में कामयाब रहे। तुम सच में एक हिम्मत वाले इंसान हो जो बड़े काम करेगा। अफसोस, कितना अच्छा होता अगर तुम सच में वो ये होते। वू योंग की आस सच्ची थी, वो सच में टैलेंटेड लोगों की कादर करता था। फैंग युआन आगे भाग रहा था जबकि वू योंग पीछे से पीछा कर रहा था। इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में एक बेहद तेज स्पीड से उड़ा। लेकिन क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग फिर भी उससे तेज था। आखिरकार वो एक रैंक 8 इमोर्टल गू हाउस था। क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग का एक और बड़ा फायदा था, इमोर्टल गू हाउसेस थकते नहीं थे। जब तक उनके पास काफी इमोर्टल एसेंस हो, एक इमोर्टल गू हाउस हमेशा के लिए एक स्टेबल कंडीशन मेंटेन कर सकता था। लेकिन अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल अलग था। लंबी उड़ान के बाद वो थक जाता था।
लेकिन फैंग युआन ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दोनों की मौजूदा स्पीड के हिसाब से अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल के थकने से बहुत पहले ही क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग उससे पकड़ लेता। तुमने और किसे लाया है? अन सबको बाहर निकलो। फैंग युआन वू योंग की तरफ मुड़ा। उसके जिस्म से हर तरह के गू वर्म के औरस तेजी से उठने लगे और उसके चारों तरफ मंडराने लगे। आराम से, मैं अकेला आया हूं। वू योंग ने मुस्कुराते हुए इमॉर्टल गू हाउस को एक्टिवेट किया। क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग पर लगे हरे बांस के पत्ते तीरों में बदल गए और फैंग युआन की तरफ छूट पड़े। फैंग युआन ने अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को ऊपर नीचे किया, हवा में लगातार उड़ते हुए तीरों से बच रहा था। बुरा नहीं, फ्लाइंग में तुम्हारी फाउंडेशन सॉलिड है। यह एंस्लेवमेंट पाथ स्किल तो और भी कमाल की है। वू योंग ने तारीफ करने में कोई कंजूसी नहीं की। फैंग युआन ने कुछ गड़बड़ महसूस की। हल्की हवा उसके जिस्म के चारों तरफ मंडरा रही थी। पहले तो ये पता नहीं चली, लेकिन अब ये बढ़ती जा रही थी। सिर्फ वो ही नहीं, यहां तक कि अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल के पंख भी नीली हवा के दो गुच्छों में उलझ गए थे, जिससे उसकी उड़ने की स्पीड पर बहुत असर पड़ रहा था। वू योंग के लगातार हमले मुझे तेजी से बचने और डायरेक्शन बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। भले हाई अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल की स्पीड कम नहीं हुई है, क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग एक सीधी लाइन में चल रहा है। मेरे ऊपर यह हवा का गोला भी है, ये शायद किलर मूव लॉक है। ये असल में बिखरी हुई हवा को अब्जॉर्ब करके अपनी ताकत बढ़ा सकता है। वू योंग के हमले फैंग युआन को छू नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया था। दोनों के बीच का फासला तेजी से कम हो रहा था। तुम्हें अभी तक इससे तोड़ने का कोई तरीका नहीं मिला? फैंग युआन ने अपने इमॉर्टल एपर्चर के अंदर शैडो सेक्ट के मेंबर्स से पूछा। मुश्किल है, बस थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई है। ये साफ तौर पर एक रैंक 8 किलर मूव है, ये कोई मामूली बात नहीं है। सिर्फ बातें ही थी। जैसे हाईफैंग युआन ने मन ही मन दांत पीसे, उसने वू योंग की आवाज सुनी। तुम जरूर सोच रहे होगे कि मेरे किलर मूव को कैसे तोड़ा जाए, है ना? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं। एक बार ये मूव सेट हो जाए तो इससे हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसकी रंगे काफी बड़ी है और यह आसपास के 100,000 ली को कवर कर सकती है। इसकी एक टाइम लिमिट भी है। अभी के लिए यह 8 मिनट और चल सकता है। वू योंग ने सच्चाई से कहा। इस इंफॉर्मेशन से फैंग युआन का दिल डूब गया। वू योंग का बर्ताव साफ तौर पर उसके अटल विश्वास को दिखा रहा था। उससे पहले ही लग रहा था कि फैंग युआन उसके हाथों में है, भाग नहीं सकता। क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग ने बिना रुके हमले जारी रखे और आखिरकार वो पकड़ में आ गया। वू योंग ने हल्की सी मुस्कान दी और बम्बू बिल्डिंग की दूसरी मंजिल की खिड़की से फैंग युआन की तरफ अपनी इंडेक्स फिंगर से इशारा किया। इमॉर्टल किलर मूव, फिंगर विंड ड्रैगन। एक तीखी आवाज गूंजी। एक गहरे हरे रंग का कीड़ा उसकी उंगलियों से निकल कर उड़ा। छोटा सा कीड़ा बेहद तेजी से फैंग युआन की तरफ बढ़ा। उड़ते हुए वो बड़ा होता गया। उसका जिस्म 10 फीट, 50 फीट और फिर 150 फीट तक फैल गया। कुछ ही सांस में वो एक खतरनाक हवा के ड्रैगन में बदल गया जो 220 फीट लंबा था। अपने दांत और पंजे दिखाते हुए वो जोर से अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल से टकरा गया। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल समय पर रिएक्ट नहीं कर पाया और जैसे हाई वो फिंगर विंड ड्रैगन से टकराने वाला था, फैंग युआन आगे बढ़ा और खुद फिंगर विंड ड्रैगन से टकरा गया। वू योंग को हैरानी हुई जो जल्दी ही झटके में बदल गई, क्योंकि फिंगर विंड ड्रैगन के फैंग युआन से टकराने के बाद उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। और इससे भी अजीब बात यह थी कि उसने अपनी डायरेक्शन बदल ली और वापस उड़कर अपने ही मालिक वू योंग पर हमला कर दिया। बूम! एक बड़ा धमाका हुआ जब फिंगर विंड ड्रैगन क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग से टकराया। इमॉर्टल गू हाउस जोर से हिला, उसकी स्पीड तुरंत आधे से भी कम हो गई और फिंगर विंड ड्रैगन पूरी तरह से टूट गया था। फैंग युआन ने मौके का फायदा उठाया और वापस अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर चढ़कर एक बड़ा फासला बना लिया। वू योंग ने देखा कि फैंग युआन एक लंबा चोगा पहने हुए था। हवा में एक पत्ता लहरा रहा था और उससे एक अजीब और शानदार ऑरा निकल रहा था। वू योंग की हैरानी तुरंत चरम पर पहुंच गई। ये किलर मूव, कहीं ये वो तो नहीं? वू योंग के मुंह से निकल गया। भले ही उसने नॉर्दर्न प्लेन्स में रिवर्स फ्लो रिवर की लड़ाई में खुद हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन यूएस लड़ाई की इन्फॉर्मेशन और ल्यू गुआनयी का नाम पांचों रीजन्स में मशहूर हो गया था। वू योंग ने इस किलर मूव को पहचान लिया। यह रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील था। इसका मतलब अब वो ये राज जानता था कि फैंग युआन हाई ल्यू गुआनयी है और ल्यू गुआनयी हाई फैंग युआन है। फैंग युआन ने वू योंग की हैरानी देखी और मन ही मन सोचा, लगता है हेवनली कोर्ट ने वू योंग को मेरी ल्यू गुआनयी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया।
या शायद हेवनली कोर्ट को अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं। फैंग युआन को थोड़ा अफसोस हुआ, उसकी ल्यू गुआन आइडेंटिटी अब एक्सपोज हो गई थी और अब इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। इससे नॉर्दर्न प्लेन्स में उसके कनेक्शंस पर असर पड़ेगा, लेकिन वो इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता था। एक रैंक 8 महान एक्सपर्ट का सामना करते हुए फैंग युआन सिर्फ रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का इस्तेमाल करके ही अपनी जगह बना सकता था। अगर वो दूसरे मेथड्स इस्तेमाल करता तो वू योंग उससे आसानी से मार देता। भले हाई वू योंग को एक झटका लगा, लेकिन फैंग युआन की तरफ उसकी निगाहें बेहद जोशीली हो गई। फैंग युआन ना सिर्फ वो है था जिसके पीछे शैडो सेक्ट था, बल्कि उसके पास रिवर्स फ्लो रिवर और रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील भी था। अगर उससे पकड़ लिया गया तो उसकी जमा पूंजी और दौलत वू क्लैन की ताकत को एक नए लेवल पर ले जा सकती थी। इस बड़े लालच ने वू योंग को हिला दिया। ऊपर से फैंग युआन इन सालों में वू क्लैन के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती भी था। अच्छा, पूरे राइचस पाथ को मोबिलाइज करके इस सिचुएशन को बनाने की मेरी सारी प्लानिंग, जहां मैं तुमसे अकेले लड़ सकूं, बेकार नहीं गई। वू योंग ने इमोर्टल गू हाउस को कंट्रोल करते हुए फैंग युआन पर हमला करने और पीछा करने के लिए बड़बड़ाया। एयर लॉक का असर फैंग युआन पर रिफ्लेक्ट होकर वू योंग पर चला गया था, लेकिन अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल अभी भी इससे परेशान था, जबकि वू योंग क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग के अंदर था और यूएस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस पल वू योंग ने इमोर्टल गू हाउस को अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल से टकराने के लिए कंट्रोल किया। फैंग युआन ने एक लंबी सांस ली और इमोर्टल गू हाउस को रोकने के लिए आगे बढ़ा। वू योंग हंसा और इमोर्टल गू हाउस से बाहर उड़कर फैंग युआन का सामना करने लगा। साथ ही इमोर्टल गू हाउस क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग ने अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को टारगेट किया। भले हाई वू योंग क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग के अंदर नहीं था, उसने अपनी विल और बहुत सारा इमोर्टल एसेंस पीछे छोड़ दिया था। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल जल्दी हाई क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग के सामने कमजोर पड़ गया। फैंग युआन की हालत और भी खराब थी, उसने एक रैंक 8 गू इमोर्टल की ताकत का पूरा अनुभव किया। वो वू योंग के हमलों पर सिर्फ पैसिवली रिएक्ट कर पा रहा था और उसके पास वापस लड़ने का कोई तरीका नहीं था। 10-20 राउंड्स के बाद वू योंग ने फैंग युआन के मजबूत डिफेंस को पूरी तरह अनुभव किया। उससे रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील से निपटने में सार दर्द हो गया, क्योंकि फैंग युआन पर कोई भी हमला बस वापस रिफ्लेक्ट हो जाता था, यहां तक कि गुस्से और लाते भी। वू योंग की नज़र फिर अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर पड़ी। यह इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट इस लड़ाई का क्रिटिकल पॉइंट था। ये समझते ही वू योंग ने कुछ ध्यान फैंग युआन को मजबूती से दबाने में लगाया और फिर अपना इमोर्टल किलर मूव इस्तेमाल करके अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर हमला कर दिया। अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल दर्द से चिल्लाया। उसकी स्पीड हैरान करने वाली थी, लेकिन जब उसका मालिक खुद यहां फंसा हो तो वो आसानी से कैसे भाग सकता था। लेकिन एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट का जिस्म सख्त होता है। वू योंग के हमले झेलने के बाद भी अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल जिंदा और तंदुरुस्त था। गड़बड़ है। लेकिन इस पल फैंग युआन का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हुए अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल की असली विल धीरे धीरे कंट्रोल ले रही थी और अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रही थी। ठीक इसी पल यह विल एक ऐसी हद तक पहुंच गई कि उसने फैंग युआन के 180 स्लेव्स के बंधन तोड़ दिए। उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और भाग निकला। फैंग युआन एक तरफ फेंका गया और अब उससे अकेले हाई वू योंग और क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग का सामना करना था। तुम लोगों ने अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं की? फैंग युआन ने अपने इमोर्टल एपर्चर के अंदर शैडो सेक्ट के इमोर्टल्स को जोशीली आवाज में बुलाया। इतने कम समय में हमें कोई नतीजा कैसे मिल सकता है? बाई निंग बिंग और बाकी सब भी उदास थे। वू योंग आगे बढ़ा, मेरे यहां होते हुए उन्हें बाहर निकालने और ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी मत। और सच में आगे की लड़ाई में उसने फैंग युआन को कोई मौका नहीं दिया। कुछ और राउंड्स के बाद वू योंग ने अचानक अपनी बाहें फैलाई, एक इमोर्टल किलर मूव एक्टिवेट किया जिसकी वो काफी देर से तैयारी कर रहा था। फैंग युआन की विजन अचानक बदल गई। वो एक अजीब बैटलफील्ड में फंस गया था और भाग नहीं सकता था। अगर तुम हार मान लो और अपनी सारी कल्टीवेशन की जमा पूंजी दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, फैंग युआन। वू योंग ने अपना आखिरी फरमान सुनाया। फैंग युआन का चेहरा पीला पड़ गया था। ये सच में एक ऐसी सिचुएशन थी जहां से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी एक लौटी उम्मीद अब यह थी कि बाई निंग बिंग और बाकी लोग इस बैटलफील्ड से भागने के लिए ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल इस्तेमाल करने का मौका ढूंढ पाए। लेकिन जैसे हाई वू योंग हमला करने वाला था, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदला और उसने एक खास दिशा में देखा। कौन है? सामने आओ। एक आवाज सुनाई दी,
जिसके बाद एक गु इमॉर्टल जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऑरा से भरा हुआ था, प्रकट हुआ। फैंग युआन और वू योंग दोनों इस शख्स को देखकर हैरान थे। तुम हो फंग जिउगे? चैप्टर 1388। यह है फंग जिउगे। एक अधे उम्र का गु इमॉर्टल फैंग युआन और वू योंग के सामने प्रकट हुआ। ये शख्स लाल और सफेद रंग के चोगे में था, एक बहाले या तलवार की तरह सीधा खड़ा था। उसकी भुएं तलवार की तरह तेज थी, उसकी एड़ी में एक रहस्यमयी रोशनी चमक रही थी, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और उसमें एक शानदार और ना हारने वाला ऑरा था। लेकिन इस पल उसके एक्सप्रेशन में हल्की सी उदासी थी। वो एक सेंट्रल कॉन्टिनेंट का गु इमॉर्टल था जिसका नाम 5 रीजन्स में फैला हुआ था। स्पिरिट अफिनिटी हाउस का एक स्तंभ, एक साउंड पाथ रैंक 7 जो रैंक 8 से लड़ सकता था, वो था फंग जिउगे। वो यहाँ क्यों था? वू योंग और फैंग युआन दोनों हैरान और चकित थे। फंग जिउगे की शख्सियत और उसके कारनामे 5 रीजन्स में फैल चुके थे। इसलिए भले हाई वू योंग पहली बार फंग जिउगे को देख रहा था, उसने उससे जल्दी ही पहचान लिया। आखिरकार एक रैंक 7 गु इमॉर्टल जो रैंक 8 से लड़ सके, एक ऐसा अनोखा जीनियस था जो 1000 सालों में भी एक बार मुश्किल से दिखता था। अगर फैंग युआन की दूसरी आइडेंटिटी लिu गुआनयी ना होती तो फंग जिउगे शायद अभी भी ये उपलब्धि हासिल करने वाला अकेला शख्स होता। वू योंग ने जल्दी से अपनी हैरानी पर काबू पाया और फंग जिउगे पर तंज कसा। एक सेंट्रल कॉन्टिनेंट का गु इमॉर्टल मेरे सामने आने की हिम्मत कर रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। ड्रीम रेल्म की लड़ाई में हेवनली कोर्ट ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया था। सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ से कई इमॉर्टल गु छीन लिए थे। अभी फंग जिउगे इस मामले में फंस गया था और वू योंग की दुश्मनी को उकसा रहा था। फैंग युआन की नजर भी फंग जिउगे पर टिक गई। ये पहली बार नहीं था कि वो फंग जिउगे को देख रहा था। अपनी 500 साल की पहली जिंदगी में फंग जिउगे की छवि उसके दिल की गहराइयों में छाप चुकी थी। 5 रीजन्स की केओटिक वॉर में फंग जिउगे ने जो रोशनी फैलाई थी, वो आम रैंक 8 गु इमॉर्टल से भी आगे थी। अफसोस, वो लंग्या ब्लेस्ड लैंड में मारा गया था। उसकी मौत से एक बड़ी गड़बड़ हुई थी, जिसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट को हिला दिया था, जबकि बाकी 4 रीजन्स खुशी से नाच रहे थे। रीबर्थ के बाद भी फैंग युआन ने फंग जिउगे को देखा था। ये लुओपो वैली में थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस के अंदर यूएस अजीब स्पेस में हुआ था। कुछ अजीब इत्तेफाकों के मिलन से फैंग युआन ने फंग जिउगे को बचाया था। असल में वो कीन बाइशेंग के सुसाइडल अटैक की वजह से थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस के यूएस अजीब स्पेस में खत्म हो जाता। लेकिन फैंग युआन के रीबर्थ के बाद सब कुछ बदल गया। भले हाई फैंग युआन ने ये पूरी तरह से अनजाने में किया था, लेकिन वो सच में फंग जिउगे का बचाने वाला था। लेकिन तो क्या हुआ अगर उसने फंग जिउगे की जान बचाई? इस दुनिया में कितनी बार नेकी का बदला बेवफाई से नहीं दिया गया है? फैंग युआन ने अपनी नजर फंग जिउगे पर टिका दी। उसने ढील देने की हिम्मत नहीं की और ठंडी आवाज में चिल्लाया, फंग जिउगे, तुम वो इंसान हो जिसे हेवनली कोर्ट ने मुझे घाट लगाकर पकड़ने के लिए भेजा है? फंग जिउगे ने वू योंग पर एक नजर डाली और फिर अपनी नजर फैंग युआन पर टिका दी। फैंग युआन को फिर से देखना, वो भी ऐसी सिचुएशन में, फंग जिउगे को मन ही मन आ भरने पर मजबूर कर गया। फैंग युआन की प्रोग्रेस बहुत तेज थी। पहली बार जब फंग जिउगे को फैंग युआन के बारे में पता चला, तो उसने फंग जिन हुआन का मौका छीन लिया था और वो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का नया मालिक बन गया था। अपनी बेटी की वजह से फंग जिउगे को फैंग युआन का नाम पता चला था, लेकिन उससे जरा सी भी परवाह नहीं थी। वजह? क्योंकि यूएस वक्त फैंग युआन सिर्फ एक मामूली इंसान था। एक इमोर्टल और एक मोर्टल के बीच का फर्क आसमान और जमीन के फर्क जैसा था, बादल और कीचड़ के फर्क जैसा था। वो एक हाई लेवल पर भी नहीं थे। ये भी कहा जा सकता है कि ये मॉर्टल फैंग युआन की सबसे बड़ी शान थी कि वो महान गु इमॉर्टल फंग जिउगे का थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ खींच पाया था। लेकिन बाद की घटनाएं फंग जिउगे की उम्मीदों से कहीं आगे निकल गई। फैंग युआन लगातार बड़ी घटनाओं में शामिल होता रहा, बार बार दुनिया में तबाही लाता रहा। उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई, एक अदरवर्ल्डली डेमन जो स्प्रिंग ऑटम सकाडा का मालिक था, जायंट सुन की ट्रू इनहेरिटेंस का वारिस वगैरह वगैरह। पूरी दुनिया हैरान थी, खासकर जब फैंग युआन की प्रोग्रेस बेहद तेज थी। वो तेजी से एक मोर्टल से इमोर्टल बना और फिर गु इमोर्टल्स में एक एक्सपर्ट, सब कुछ पलक झपकाते हो गया। कई गु इमोर्टल्स सालों की मेहनत के बाद भी ऐसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, लेकिन फैंग युआन ने ये सब आसानी से हासिल कर लिया था। पहली बार जब वो सच में मिले, फंग जिउगे को असल में फैंग युआन ने बचाया था। फैंग युआन ने आराम से थीविंग हेवन की एक ट्रू इनहेरिटेंस गोस्टली कंसीलमेंट हासिल कर ली। फिर बैटल ऑफ यी टियन माउंटेन में फैंग युआन ने एक बड़ा रोल निभाया।
मैंने सोचा नहीं था कि ल्यू गुआन यी हाईफैंग युआन निकलेगा। महान युग आ रहा है, हीरोज और एक्सपर्ट्स उभार रहे हैं, और फैंग युआन अभी वो है जो सबसे ज्यादा चमक रहा है। फंग जिउगे ने फैंग युआन को देखते हुए मन हाय मन सोचा। साथ ही उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। मेन सेंट्रल कॉन्टिनेंट से एक इमॉर्टल गू का पीछा करते हुए जल्दी में आया था, जिसे थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने कभी इस्तेमाल किया था, लेकिन अनजाने में इस मामले में फंस गया। क्या वो कह रहा है कि वो हेवनली कोर्ट का भेजा हुआ आदमी नहीं है? फैंग युआन ने भुएं सिकोड़ी। फंग जिउगे के नेचर और काम करने के तरीके के हिसाब से वो ऐसे मोड़ पर फैंग युआन से झूठ नहीं बोलता। वू योंग, हालांकि, विश्वास न करते हुए तन से हंसा। किसने सोचा था कि फंग जिउगे का एक पाखंडी साइड भी है? जब मैंने बैटलफील्ड किलर मूव एक्टिवेट किया तो तुम आसानी से जा सकते थे अगर तुम इस मामले में शामिल नहीं होना चाहते थे। फंग जिउगे ने सार हिलाया। सही है, मैं अपनी मर्जी से अंदर आया, इसलिए क्योंकि मेन फैंग युआन की जिंदगी का कर्जदार हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इससे ना टकराता, लेकिन जबकि मेन इस मामले से टकरा गया हूं, मुझे उसकी मदद करनी होगी। क्या? वू योंग हैरान रह गया। फैंग युआन भी हक्का बक्का रह गया। वू योंग ने एक अविश्वसनीय लहजे में पूछा, मैंने गलत तो नहीं सुना? तुम उसकी जिंदगी के कर्जदार हो, इसलिए तुम उसकी मदद करना चाहते हो? हा हा हा। वू योंग हंसने लगा। फंग जिउगे एक सेंट्रल कॉन्टिनेंट का गू इमॉर्टल था, दास महान प्राचीन सेक्स का एक मेंबर। सब मानते थे कि वो भविष्य में जरूर हेवनली कोर्ट का मेंबर बनेगा। वो असल में फैंग युआन को बचाने जा रहा था। फैंग युआन कौन था? एक अदरवर्ल्डली डेमन, एक डेमन जो डेमन जजमेंट बोर्ड के टॉप पर था। फंग जिउगे असल में उससे बचाना चाहता था। ये तो बस एक बहुत बड़ा मजाक था। वू योंग हंसा, लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, यहां तक कि फंग जिउगे के होठों पर भी मुस्कान बढ़ने लगी। जैसे हाई वू योंग ने फंग जिउगे की मुस्कान देखी, उसकी हंसी धीरे धीरे रुक गई और उसकी जगह धीरे धीरे गंभीरता ने ले ली। वो जानता था, फंग जिउगे सीरियस था। ये आदमी तो बस एक पागल था। एक राइचस पाथ गू इमॉर्टल एक डेमन की मदद करना चाहता था। फंग जिउगे सिर्फ एक आम राइचस पाथ गू इमॉर्टल नहीं था, वो राइचस पाथ का एक बहुत बड़ा सितारा था। भले ही उसके पास सिर्फ रैंक 7 कल्टिवेशन थी, दुनिया उससे एक क्वाजी रैंक 8 एक्सपर्ट मानती थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट और पांचों रीजन्स में उसकी शोहरत बहुत ज्यादा थी। और फैंग युआन भी उसी तरह कोई आम डेमोनिक कैरेक्टर नहीं था। पिछले कुछ सालों में उसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। वो एक पूरा अदरवर्ल्डली डेमन था, जिसके पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा, रिवर्स फ्लो रिवर, जायंट सुन की ट्रू इनहेरिटेंस, थीविंग हेवन की ट्रू इनहेरिटेंस थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में उसने दास महान प्राचीन सेक्स की नाक के नीचे से हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड छीन लिया था। नॉर्दर्न प्लेन्स में उसने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को तबाह कर दिया था। फिर वो सदर्न बॉर्डर गया और स्पेक्ट्रल सोल के आसमान को चुनौती देने वाले प्लान को नाकाम कर दिया और जीत के फल छीन लिए। और हाल ही में वो सफलता से वू क्लैन में घुस गया था, और ड्रीम रेल्म की लड़ाई के बाद वो शैडो सेक्ट का लीडर बन गया। फंग जिउगे फैंग युआन जैसे इंसान की मदद करना चाहता था। वू योंग एक राइचस पाथ गू इमॉर्टल था। उसने खुद को फंग जिउगे की जगह रख कर सोचा, भले हाई फैंग युआन ने उसकी जान बचाई हो, अगर वो फैंग युआन की मदद करता तो उसे कितना प्रेशर झेलना पड़ता। यह प्रेशर सिर्फ उसके फैक्शन से नहीं आता, ये उसके परिवार से, उसके सेक्ट से, हेवनली कोर्ट से और यहां तक कि दुनिया के सारे गू इमॉर्टल से आता। नहीं, फंग जिउगे मुझसे अलग है। वो राइचस पाथ में पैदा नहीं हुआ और एक समय में डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल था। वू योंग ने अचानक याद किया, डीमन सच में पागल होते हैं, उन्हें समझाया नहीं जा सकता। वू योंग ने मन ही मन गुस्सा किया। फैंग युआन ने फंग जिउगे के अतीत के बारे में सोचा। फंग जिउगे अपने शुरुआती सालों में एक अनजान, अकेले कल्टिवेटर द जिनकी कोई शोहरत नहीं थी। उन्होंने साउंड पाथ कल्टिवेट किया और अपनी पूरी जिंदगी उसी को समर्पित कर दी। एक बार वो एक अनजान घाटी में जोर से गा रहे थे, जिसने दो और गू इमॉर्टल्स को उनके साथ गाने के लिए आकर्षित किया। उस वक्त रात का समय था, चांद ऊंचा लटक रहा था और हल्की हवा चल रही थी, जिससे घाटी में एक चमकती हुई झील में लहरें उठ रही थी। जैसे ही तीनों गू इमॉर्टल्स सुर में गा रहे थे, समय तेजी से बीत गया और वो सुबह तक गाते रहे। तीनों ने गाना बैंड किया और हंसने लगे। उन्होंने एक दूसरे को सलाम नहीं किया, लेकिन खुशी से भरे हुए चले गए। कुछ सालों बाद हाई फंग जिउगे को उन दोनों के नाम और उनके बारे में पता चला। उस समय सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में खबर थी कि ये दोनों डिमोनिक गू इमॉर्टल्स द जिन्होंने ब्लैक हेवन टेम्पल से एक रैंक 7 इमॉर्टल गू छीन लिया था,
और 10 महान प्राचीन सेक्स की संयुक्त सेना उनका शिकार कर रही थी। फंग जिउगे तुरंत उनकी मदद के लिए निकल पड़े। वो दोनों गु इमोर्टल्स एक बैंड गली में थे, लोगों के विरोध का सामना कर रहे थे, इसलिए जब उन्होंने फंग जिउगे को अपनी मदद के लिए आते देखा तो वो दोनों भावुक और हैरान हुए और फंग जिउगे से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। फंग जिउगे ने जवाब दिया था, कुछ साल पहले हमने साथ में गाया, मैंने चमकते चांद के बारे में गाया, जबकि तुमने हरे भरे पहाड़ और एक सफेद झील के बारे में गाया। साफ चांद और हल्की हवा ने तुम्हारे इंसानी दिल को दिखाया। ऐसा गीत गाने वाले लोग दूसरों के इमॉर्टल गू की लालच करने वाले छोटे लोग कैसे हो सकते हैं? मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। दोनों इतने भावुक हुए कि उनकी इन से आंसू बहने लगे। उनमें से एक ने कहा, तुम हमें समझते हो, हमें ये रैंक 7 इमॉर्टल गू एक ट्रू इनहेरिटेंस से मिली थी, लेकिन हमने कैसे सोचा था कि ब्लैक हेवन टेम्पल हम पर झूठा इल्जाम लगा देगा। ब्लैक हेवन टेम्पल 10 महान प्राचीन सेक्ट्स में से एक है, वो जो भी कहता है दूसरे अन पर विश्वास करते हैं। दूसरे ने फंग जिउगे को समझाया, हमने सिर्फ एक गीत साथ में गाया है, हम पूरी तरह से अजनबी हैं। हम दोनों बड़े खतरे में हैं और कोई उम्मीद नहीं बची है। तुम्हारे लिए अभी भी देर नहीं हुई है, तुम जा सकते हो। फंग जिउगे ने हालांकि अपना सार हिलाया और उनकी मदद करने पर अड़े रहे। दोनों इमोर्टल्स ने चिंता से कहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम पर भी एक डेमन का थप्पा लग जाएगा। फंग जिउगे हंसा, ना डिमोनिक ना राइचस, इस दुनिया में सिर्फ फंग जिउगे है। जाना या रुकना, मैं अपनी जिंदगी और मौत का फैसला खुद करता हूं। दोनों इमोर्टल्स भावुक हो गए और प्रशंसा में रो पड़े। फंग जिउगे की कविता येंग यू इस वक्त मशहूर नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बार बार ब्लैक हेवन टेम्पल के गू इमोर्टल्स को पीछे धकेला और बार बार जीत हासिल की, मामला जल्द ही हाथ से निकल गया। जब बाकी 9 प्राचीन सेक्ट्स ने इस मामले के बारे में सुना तो उन्होंने ब्लैक हेवन टेम्पल का समर्थन किया और जनता की राय का बड़ा दबाव बनाया। नतीजे में फंग जिउगे ने ऐलान किया कि वो दुनिया घूमते हुए सेंट्रल कॉन्टिनेंट के चैंपियंस को चुनौती देंगे। 10 सेक्ट्स ने अपने एक्सपर्ट्स को फंग जिउगे से अकेले लड़ने के लिए भेजा, लेकिन सब हार गए। फंग जिउगे डरे नहीं, लड़ते हुए उन्होंने लगातार एक बड़ी दूरी तय की, अचानक अपनी रणनीति बदल दी और दुश्मन के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया, जिससे 10 सेक्ट्स बुरी तरह हार गए। सीन पूरी तरह से अराजक था और कोई कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार स्पिरिट अफिनिटी हाउस ने कदम उठाया। अस्पीडी की फेरी बाइकिंग ने फंग जिउगे को प्यार से प्रभावित किया और उन्हें स्पिरिट अफिनिटी हाउस का मेंबर बना लिया। उस वक्त फंग जिउगे पूरी तरह से अजनबियों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल सकते थे, जिनके साथ उन्होंने सिर्फ एक गीत गाया था और नतीजे में डेमन का थप्पा लगवा लिया। ए फ्लैट, फंग जिउगे डेमन फैंग युआन की मदद क्यों नहीं करते, खासकर जब फैंग युआन ने उनकी जान बचाई थी। फंग जिउगे अतीत में या वर्तमान में वही इंसान थे। फैंग युआन को अचानक फंग जिउगे की पहली आह का मतलब समझ आ गया। फंग जिउगे पहले से हाई फैंग युआन की मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के साथ साथ अपनी सिचुएशन के बारे में भी सोचा। वो शायद चुपके से मदद करने का इरादा रखते थे, लेकिन अफसोस उनकी मौजूदगी वू योंग ने महसूस कर ली। उसके बाद फंग जिउगे को एक चुनाव करना पड़ा, और बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने उस वक्त किया था। उन्होंने वैसा हाई चुनाव किया। ना डेमोनिक ना राइचस, इस दुनिया में सिर्फ फंग जिउगे है। जाना या रुकना, मैं अपनी जिंदगी और मौत का फैसला खुद करता हूं। डेमोनिक पाथ या राइचस पाथ, ये दो गुट और पहचान फंग जिउगे को बांध नहीं सकते थे। जाना या रुकना, जहां तक फंग जिउगे का सवाल था, अगर वो चले जाते तो उनका दिल आजाद नहीं होता, सिर्फ रुकने से ही उनका दिल शांत रहता। उनके काम बस उनके अंदर के दिल से आते थे। मैं हमेशा में ही रहता हूं। मैं फंग जिउगे हूं, हमेशा के लिए। चैप्टर एंड।